नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल कुमार, आपका यूट्यूब चैनल फ्यूचर स्टार्ट में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों के सामने कफन कहानी पे बात करने जा रहा हूँ। ये कफन कहानी यूपी असिस्टेंट प्रोफेसर में लगा हुआ है। इसमें आपको मूल सार भी पता चलेगा, पंक्तियाँ भी चलेगा पता, और साथ में पात्र भी, इनको कौन कौन से इम्पोर्टेंट है वो सारी चीज़ें पता चलेगी। अब हम आते हैं, पहले हम कफन कहानी पर जाने से पहले प्रेमचंद के बारे में थोड़ी सी बात कर लें। अब आते हैं, हम प्रेमचंद के बारे में बताते हैं। प्रेमचंद का जन्म कब हुआ था? 31 जुलाई 1880 को। कहाँ हुआ था? वाराणसी के निकट लम्ही गांव में हुआ था। उनकी शिक्षा का आरंभ जो उन्होंने करा था, आरंभ कब करा था? आरंभ उर्दू और फारसी में करा था। ठीक है। उन्होंने 13 साल की उम्र में उन्होंने तिलस्मी ए होशरूबा पढ़ लिया था। मतलब कि उन्होंने कब पढ़ लिया? 13 साल की उम्र में ही। 1898 में मैट्रिक की परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद वे एक स्थानीय विद्यालय में शिक्षक नियुक्त हुए। 1919 में, मतलब कि इन्होंने पढ़ाई छोड़ ही नहीं थी, मतलब कि काम, घर की परिस्थिति के कारण इन्हें काम पे जाना पड़ा था, तो इसीलिए इन्होंने बाद में फिर बीए पास करे थे। तो 1919 में इन्होंने क्या करा? बीए पास करने के बाद शिक्षा विभाग के इंस्पेक्टर नियुक्त हुए। 1990 में उन्हें अपनी रचना सोजे वतन, मतलब राष्ट्र का विलाप है उसमें लिखा हुआ, के लिए हमीरपुर के जिला कलेक्टर ने तलब किया। मतलब कि जब उन्होंने सोजे वतन लिखा तो कलेक्टर ने उन्हें बुलाया था। इस समय तक प्रेमचंद धनपत राय नाम से लिखते थे। मतलब सोजे वतन से पहले उनका कौन से नाम से लिखते थे? धनपत राय नाम से। उर्दू में प्रकाशित होने वाली जमाना पत्रिका के संपादक और उनके मित्र मुंशी दया नारायण निगम ने उन्हें प्रेमचंद नाम दिया। अब उर्दू में प्रकाशित होने वाली कौन सी पत्रिका थी? जमाना। उनके मित्र मुंशी दया नारायण, ये मित्र है, उन्होंने उनका नाम क्या दिया? प्रेमचंद दिया। जब वो जमाना जब्त कर लिया गया था, जमाना में सोजे वतन पत्रिका, तब उन्होंने क्या करा? 1907 में उनकी पहली कहानी, 1907 है उनकी पहली कहानी, संसार का अनमोल रतन, ये जो उर्दू पत्रिका जमाना में छपी। जमाना पत्रिका किस तरह? उर्दू पत्रिका थी। उनकी कहानी 2 चरणों में बांटी जाती है। जब भी हम उनकी कहानी की बात करेंगे तो 2 चरणों की बात करेंगे। 2 चरणों की कहानी। पहला चरण क्या है? 1907 से 1925 के बीच, और 1925 से 1936 के बीच मानेंगे। पहले चरण में हम देखेंगे कि पहले चरण की कहानी आदर्श उन्मुख यथार्थवाद अधिक दिखाई देती है, जैसे बूढ़ी काकी, पंच परमेश्वर आदि। और दूसरे चरण की कहानी में उनका आदर्शवाद धुंधला पड़ जाता है, मतलब कि, और यथार्थवाद ज्यादा दिखाई देता है। तो और कोरा यथार्थवाद कहानी को ढकने का प्रयास करता है, जैसे कफन, पूस कीड़ा आदि कहानियां। उन्होंने कितने 15 उपन्यास लिखे हैं, 300 कहानियां लिखी है, जो उनकी एक कहानी संग्रह है, कहामत पूरी कहानियों का 8 खंडों में जो है, वो शायद याद नहीं आ रहा, मानसरोवर ही है। 3 नाटक उन्होंने लिखे, 10 अनुवाद करे हैं, 7 बाल पुस्तकें लिखे हैं, लेखक हैं, संपादकीय पत्र, कई चीजों पे इन्होंने काम करा है। अब हम आते हैं, ये तो उनका हो गया थोड़ा सा विस्तृत, मतलब कि हम कह सकते हैं कि थोड़ा सा परीक्षा के केंद्र में रखते हुए वो। अब हम आते हैं कहानी कफन पे। तो कहानी कफन, ये कहानी जो कफन है, इसमें हम देखेंगे तो इसमें मुख्य पात्र जो है 3 हैं। कितने पात्र हैं मुख्य? एक है बुधिया, जो प्रसव वेदना हो रही है उसको, माधव की बीवी है। और घीसू 60 साल का उम्र का है, और माधव मतलब कि घीसू का बेटा। ये 3 पात्र प्रमुख हैं। प्रसव वेदना से विलप रही है बुधिया, उसी की कहानी। और ये कहानी कब लिखी गई है? पूछा जा सकता है कि ये कहानी में कौन से समय का वर्णन किया गया है, तो वो जारो की रात का। ये आपका कहानी के पात्र देख लीजिए। अब हम आते हैं कहानी का सार। जब हम कहानी की सार की बात करते हैं तो यह है कहानी की सार।
ठीक है, ये कहानी की सार की बात हम कर रहे हैं। अब कहानी की सार जब हम देखते हैं तो कहानी की सार शुरुआत मतलब कि इसमें सार भी है और साथ में आपको पंक्तियां भी मिलेगी जो इम्पोर्टेंट है। जहां से शुरुआत है, कहानी की शुरुआत कहाँ से होती है? मरना ही है तो जल्दी मर क्यों नहीं जाती, माधव ने घीसू से कहा। घीसू आपको याद होगा, उनका क्या है, माधव का पिता है और दोनों बैठे हुए हैं। तो मरना ही है तो मर क्यों नहीं जाती, माधव ने घीसू से कहा। साल भर जिसके साथ सुख चैन की राह, उसी के साथ इतनी बेवफाई, घीसू ने माधव से कहा, अपने पुत्र से कहा। इतना बेरुखी शब्दों का प्रयोग उन्होंने करा था। चमारों का कुनबा, अब देखो इसमें एक जाति का प्रयोग करा गया है। चमारों का कुनबा था और सारे गांव में बदनाम था। कौन बदनाम था ये पूछा जा सकता है कि कौन बदनाम था, तो चमारों का कुनबा बदनाम था। ठीक है, घीसू बदनाम था। घीसू एक दिन काम करता तो 3 दिन आराम करता। घीसू उसका पिता है, एक दिन काम करता, वो कितने दिन आराम करता था? 3 दिन आराम करता था। माधव इतना कामचोर था कि आधे घंटे काम करता तो घंटे भर चीलम पीता, मतलब कि आधे घंटे काम करने के बाद घंटे भर चीलम, इसीलिए उन्हें कोई कहीं मजदूरी नहीं मिलती थी। अब हम आगे देखते हैं। गांव में काम की कमी न थी। किसानों का गांव था, मेहनती आदमी के लिए 50 काम थे। सही बात है, गांव में कामों की कमी नहीं थी, लेकिन ये दोनों बाप बेटे कैसे थे? बिना काम के खाने वाले थे। दोनों साधु होते तो उन्हें संतोष और धैर्य के लिए संयम और नियम की बिल्कुल जरूरत न होती। यह तो इनकी प्रकृति है। कितनी अच्छी लाइन प्रेमचंद ने, इम्पोर्टेंट लाइन है ये, कि कही है कि अगर वो साधु होते, मतलब कि वो किसी भी चीज के लिए सब्र करते रहते थे, अगर दोनों साधु होते तो उन्हें संतोष और धैर्य के लिए संयम और नियम की बिल्कुल जरूरत न होती। यह तो इनकी प्रकृति थी। ये मतलब कि दोनों बेटे के लिए कहा गया है। अब आते हैं, संसार की चिंताओं से मुक्त, कर्ज से लदे हुए। और ये दोनों कैसे थे? कर्ज से लदे हुए थे। संसार की चिंताएं इन पे कुछ नहीं थी, सिर्फ घीसू ने इसी आकाश वृत्ति में 60 साल की उम्र काट दी। मतलब कि घीसू का उम्र बता सकता, कि पूछेगा कफन कहानी में घीसू का उम्र कितना है, तो 60 साल है। ये सब आप लोग याद नोट कर लीजिएगा। घीसू और माधव आलू भून रहे थे बुधिया प्रसव पीड़ा के समय। अब ये भी पूछा जा सकता था कि बुधिया की प्रसव पीड़ा के समय घीसू और माधव क्या कर रहे थे, तो आप बता सकते आलू भून रहे थे। माधव का ब्याह पिछले साल हुआ था, मतलब कि अभी शादी का 1 साल ही हुआ था। जो माधव के शादी का कितना 1 साल हुआ था, पूछा जा सकता है कहानी में कितने, तो 1 साल ही हुआ था। घीसू ने कहा माधव से, आप देखो घीसू ने क्या कहा, जाकर देख तो क्या दशा है उसकी, चुड़ैल का पिसाद होगा क्या, यहाँ तो ओझा भी 1 रुपया लेता है। घीसू ने कहा माधव से कि जाके देख क्या हाल है, लेकिन उन्होंने इस यहाँ की स्थिति बताई कि अगर देख लेख भी चाहिए तो कितना लेता है, ओझा 1 रुपया मांगता है। ठीक है, अब वही घीसू ने कहा, मेरी औरत जब मरी तो मैं 3 दिन तक उसके पास से हिला नहीं। घीसू ने अपने बेटे से को कह रहा है कि अगर वो मेरी औरत जो मरी, मेरी पत्नी जो मरी थी, वो मरी तो मैं 3 दिन से उसके पास से हिला नहीं था। घीसू ने कहा, मेरे 9 लड़के हुए। घीसू ने कहा, मेरे 9 लड़के हुए। कहा जा सकता कहानी में कि घीसू को कितने लड़के हुए, तो 9 लड़के हुए। घर में कभी कुछ न था, मगर भगवान ने किसी न किसी तरह बेड़ा पार लगाया है। ये पूछा जा सकता, सब मर गए। अब हम तो कहेंगे घीसू, हम तो कहेंगे मतलब कि प्रेमचंद कह रहे कि हम तो कहेंगे घीसू किसानों से कहीं ज्यादा विचारवान था। कह सकता है कि इसमें कौन सा पात्र विचारवान था, तो कौन सा था, घीसू विचारवान था। और किसानों से विचार शून्य समूह में शामिल होने के बदले बैठकबाजों की कुर्सी मंडली में जा मिला। घीसू को उस वक्त ठाकुर की बारात याद आए जिसमें 20 साल पहले वो गया था। मतलब कि घीसू को मतलब कि उसी समय जब वो आलू भून रहा था तो उसे 20 साल पहले की ना बारात याद आई थी। ठीक है,
घीसू ने माधव से कहा, घीसू देखो माधव से कहा, अब तो ये क्या खिलाएंगे, मतलब अभी जो जमाना है उसमें क्या खिलाएंगे, वह जमाना दूसरा था तब। अब तो सबको किफायत सूझती है, शादी ब्याह में मत खर्च करो, क्रियाक्रम में मत खर्च करो, पूछो गरीबों का माल बटोर बटोर कर रखोगे, बटोरने में तो कमी नहीं, हाँ खर्च में किफायत सूझती है। कितनी अच्छी लाइन है, ये भी इम्पोर्टेंट लाइन है, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट लाइन है, आप लोग इसको नोट कर लो, ठीक है। माधव कहता तुमने 20 पुड़िया खाई होगी, अंदाजा लगा रहा कि कितनी पुड़िया खाई होगी, तो वो कह रहा नहीं, कह रहा 50 पुड़िया खाई थी। ये भी पूछ सकता है, कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकता है, आजकल तो कुछ भी पूछा जा रहा है। दोनों ऐसे ही सो रहे थे जैसे दो बड़े बड़े अजगर की केंदुलिये मार पड़े हैं। दोनों के बारे में कहा जा सकता है कि ये उदाहरण दिया जा सकता है कि अजगर केंदुलिया मार पड़े, ये दिया जा सकता है। अब आते हैं कि कफन की और लकड़ी की फिक्र करनी थी, घर में तो पैसे इस तरह गायब था जैसे चील के घोंसले में मांस। अब उदाहरण कितने अच्छे प्रेमचंद यहाँ पे देते हैं कि चील के घोंसले में मांस, अगर हम देखें तो चील के घोंसले में कभी मांस रह सकता है, उसी तरीके से उसके घर की हालत बताई गई है कि कैसे चील के घोंसले में मांस। ये भी इम्पोर्टेंट है दोस्त, याद कर लेना। घीसू पर दया करने वाले कंबल पर रंग चढ़ाना चाहते हैं। घीसू पर दया करना मतलब अगर तुम वहाँ समाज की बात कहा जा रहा है कि अगर कोई घीसू पर दया कर रहा है तो ऐसा लग रहा है कि कंबल पर रंग चढ़ा रहा है। जमींदार ने 2 रुपये निकाल कर फेंक दिए। जमींदार ने कितने रुपए निकाल के फेंके? 2 रुपये निकाल के फेंके। 1 घंटे में घीसू के पास 5 रुपये हो गए थे। कफन के लिए कितने रुपए आ गए? 5 रुपये हो गए थे। कैसा बुरा रिवाज है कि जिसके जीते जी तन ढकने के कोई चिथड़ा भी ना मिले, उसे मरने पर नया कफन चाहिए। ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट पंक्ति है, याद कर लेना दोस्त। दोनों शाम होने के बाद एक मधुशाला में पहुंच गए। कफन लाने गए थे तो दोनों कहाँ चले गए? मधुशाला में पहुंचे। माधव आसमान की तरफ देखता है। माधव उसकी पति जो है वो कहाँ देखता है? आसमान की तरफ देखता। दुनिया का दस्तूर है, नहीं लोग बाभनों को हजारों रुपए क्यों दे देते हैं? कौन देखता है परलोक में मिलता है या नहीं? और दोनों क्या करते हैं? कहते हैं कि परलोक में देखे या नहीं देखे। घीसू हंसा और माधव से कहा, अबे कह देंगे कि रुपया कमर से खिसक गया, बहुत ढूंढा मिले नहीं, लोगों को विश्वास न आए, लेकिन फिर वही रुपये देंगे। कितनी मतलब कि समाज की दस्तूर और उन दोनों की बातें किस तरीके से बयां कर रही है, ये भी पंक्ति याद कर लेना दोस्त, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। माधव ने हंसा, इस अनपेक्षित सौभाग्य पर बोला, बड़ी अच्छी थी बेचारी, मरी तो खूब खिला पिला गए। कितनी मतलब कि भयानक दुर्दशा का चित्रण इसमें किया गया है। घीसू ने 2 सेर पुड़िया खाई, मतलब कि कितनी पुड़िया खाई? 2 सेर पुड़िया मंगाई, चटनी अचार और कलेजी के साथ। देखो उधर बीवी मरी है, उधर ये लोग दावत दे रहे हैं। दोनों इस वक्त शान में बैठे पुड़िया खा रहे हैं जैसे जंगल में कोई शेर अपना शिकार उड़ा रहा है। सही बात है भाई, देख लो। फिर से घीसू की बात देखो, घीसू के बारे में कितना अच्छा प्रेमचंद लिखते हैं। घीसू दार्शनिक भाव से बोला। अब कहा जा सकता है कि किसके दार्शनिक भाव थे? हमारी आत्मा प्रसन्न हो रही है तो क्या उसे पुण्य ना मिलेगा? देखो माधव ने घीसू से कहा, हम लोग भी एक ना एक दिन परलोक में जाएंगे। पूछेगी कफन क्यों नहीं दिया? मतलब कि प्रेमचंद कितनी अच्छे विचार समाज के दस्तूर को प्रस्तुत कर रहे, ये यहाँ पे दिखाया जा रहा है। 60 साल क्या दुनिया में घास खोदता रहूं? ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट पंक्ति है, ये भी पंक्ति इम्पोर्टेंट है, ये दोस्तों याद कर लेना। घीसू ने भिखारी से कहा, ले जा, खूब खा और आशीर्वाद दे। जिसकी कमाई है वह तो मर गई, मगर तेरा आशीर्वाद उसे जरूर पहुंचेगा। रोए रोए से आशीर्वाद दो, बड़ी गाढ़ी कमाई के पैसा है। माधव ने कहा, वह बैकुंठ जाएगी दादा, बैकुंठ की रानी बनेगी। उसका पति करा। घीसू ने कहा, माधव से मरते हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी लालसा पूरी कर गई। वह न बैकुंठ जाए तो क्या ये मोटे लोग जाएंगे जो गरीबों को दोनों हाथों से लूटते हैं और अपने पाप को धोने के लिए गंगा में नहाते हैं और मंदिरों में जल चढ़ाते हैं। मतलब कि
समाज का इतना अच्छा चित्रण यहाँ पे दिखाया गया है, सामाजिक चित्रण कर रहा है, तो इसीलिए आप ये भी नोट कर लीजिएगा, ये भी इम्पोर्टेंट चीज है। श्रद्धालु का यह रंग तुरंत ही बदल गया। अस्थिरता नशे की खासियत है। दुख और निराशा का दौरा हुआ। घीसू ने समझाया, क्यों रोता है बेटा? सुख हो कि वह मायाजाल से मुक्त हो गई, जंजाल से छूट गई। बड़ी भाग्यवान थी जो इतना जल्द मायामोह के बंधन से तोड़ गई। मतलब कि ये भी दिखा रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ पे वो छोड़ गए। दोनों खड़े होकर गाने लगे, ठगनी क्यों रैन झमकावे ठगनी। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसीलिए आप इसे याद कर लीजिएगा। ठगनी क्यों ने ना झमकावे ठगनी। ये थोड़ी कोई जानेगा कि उसमें कफन में भी कोई गाना था, तो दोनों ये गाना गाते, पूछ ले तो ये गाना गाते। इसीलिए आप लोग इसे नोट कर लीजिएगा। पूरी मैंने बहुत इस पे कई बार पढ़ा, फिर मैंने इस पे काम करा। अगर अच्छी लगी तो वीडियो को जरूर लाइक करिएगा, कमेंट भी जरूर बताइएगा और शेयर भी जरूर करिएगा। धन्यवाद दोस्तों।